जय हिंद प्यारे बच्चों, हम आपके लिए लाए हैं वीडियो लेक्चर की सीरीज़, जिससे आप घर पे भी जब भी जाएं तो हमसे कनेक्ट रहें, आपको कभी हमारी कमी खलने ना पाए। और हम इसमें सबसे पहले आपका एक बेसिक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक आपकी बेसिक यूनिट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और वहाँ से एक पहला चैप्टर हम उठा रहे हैं उस यूनिट का, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आप इसको क्लास 3rd 4th से पढ़ते चले आए हैं। बस वहाँ हम जो पढ़ते थे वो क्लास 12 तक आए पढ़ते पढ़ते, तो वो हमें बोर्ड एग्जाम में पास करने के लिए था। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो हमें नीट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए है। इन दोनों में बस एक थोड़ा सा ये इतना फर्क है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। आइए देखिए, ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है। इसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसमें पहली पॉइंट एनसीईआरटी क्या कहती है, कह रहा है व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये आपको कनेक्ट कर रहा है चैप्टर नंबर 1 के साथ, द लिविंग वर्ड। वहां आपको बताया गया था लिविंग और नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी को। यहां हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि वो लिविंग और नॉन लिविंग प्रॉपर्टी, क्योंकि सेल के अंदर होती है लिविंग की प्रॉपर्टी, वो बात यहां आपसे वो कहलाने जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि जब भी आप देखते हैं हमें चारों तरफ, तो आपको भैया लिविंग भी दिखाई देगा और नॉन लिविंग भी दिखाई देगा। ठीक है, आइए देखिए जरा। तो लिविंग की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है और नॉन लिविंग की भी कुछ प्रॉपर्टी है, जिसे हम लोग चैप्टर नंबर 1 में यानी द लिविंग वर्ड में पढ़ के आ चुके हैं। अब इसे सेल के ऊपर जरा अप्लाई करना चाहें तो कह रहा है यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क योरसेल्फ, ठीक है, व्हाट इज इट दैट मेक एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, यानी कि वो कौन कौन से कैरेक्टर हैं या कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो किसी लिविंग को लिविंग बनाए रखती है। ठीक है, या ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो लिविंग में होती है लेकिन नॉन लिविंग में नहीं होती, उसकी बात करेंगे हम आपसे। ठीक है, फिर साथ ही साथ एनसीईआरटी यहां एक बात और आगे कह रही है आपसे, और व्हाट इज दैट एन इनएनिमेट, इसका मतलब क्या होता है भैया, ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है नॉन लिविंग को। किसको? ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन लिविंग को। इनएनिमेट, तो इसका मतलब हम लिविंग के लिए क्या टर्म इस्तेमाल करेंगे भाई? तो देखो भैया, हम अगर लिविंग के बारे में आपसे बात करेंगे तो हम लिविंग को कह रहे होंगे एनिमेट। देखें, कह रहा है इनएनिमेट थिंग डज नॉट हैव विच अ लिविंग थिंग हैज। मतलब सीधा सीधा कि इनएनिमेट का मतलब नॉन लिविंग के पास ऐसा क्या नहीं है जो लिविंग के पास पाया जाता है, यानी कि एनिमेट के पास पाया जाता है। ठीक है, तो वो हम लोग कुछ बात करके आए थे। हमने आपसे बेसिक बात की थी वहां पे, जब चैप्टर 1 की बात आ रही थी तो हमने बात की थी कि एक बात की थी आपसे हमने कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की। एक बात की थी आपसे हमने कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की, ठीक है ना। और दूसरी बात वहीं पे लगे हाथ हुई थी आपके साथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की। ठीक है ना, तो एक बात किए थे हम आपसे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की और एक बात करके आए थे हम आप डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के बारे में। यानी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी वो है जो लिविंग को डिफाइन कर, लिविंग के कैरेक्टर के बारे में सही मायने में बताती है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि जो नॉन लिविंग के अंदर भी देखने को मिलता है। जैसे एक छोटी एग्जांपल के तौर पे हम ग्रोथ ले लें, तो ग्रोथ तो लिविंग की प्रॉपर्टी है ही है, लेकिन ग्रोथ नॉन लिविंग के अंदर भी देखने को मिल जाती है। लेकिन एक फर्क है, जो ग्रोथ हम बात कर रहे हैं किसी लिविंग के अंदर, वो सेल डिवीजन के जरिए हो रही है ना। सेल डिवीजन के जरिए हो रही है, वहां पे साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रही है ना। ठीक है, लेकिन नॉन लिविंग में जो ये बात हो रही है वहां पे सेल की ग्रोथ जो हो रही है ना, सेल की ग्रोथ तो पहली बात तो वहां सेल तो होती नहीं है, तो ग्रोथ की तो बात ही करना गड़बड़ है। नॉन लिविंग में जो ग्रोथ हो रही है वो डिपोजिशन की वजह से हो रही है, एक्रीशन की वजह से हो रही है, डिपोजिशन की वजह से देखने को हमको मिल रही है। आगे देखें जरा, तो डिपोजिशन या एक्रीशन ये सेल डिवीजन का प्रोसेस तो नहीं है ना। इसलिए हम नॉन लिविंग में ये जो ग्रोथ वाली बात है ना, देखने को ग्रोथ में भी है और लिविंग के अंदर भी है, इसीलिए इसको हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं। ठीक है ना, बात आती है रिप्रोडक्शन की, जैसे कभी आती है तो रिप्रोडक्शन में एक चीज बात समझ में आती है, क्या सारे लिविंग रिप्रोडक्शन करते हैं? तो फिर बात आएगी नहीं भैया ऐसा तो नहीं है, सारे लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं करते। बहुत से ऐसे लिविंग हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं। जैसे मान ले कोई कपल है जिनके पास क्या है, बच्चे नहीं हुए, उनकी औलादें नहीं हो रही हैं, तो इस केस में आप क्या कहोगे आप उस कपल को कि वो क्या है, नॉन लिविंग है? भैया मार हो जाएगी, सुबह सुबह लाठी चलेगी अगर आपने ये वर्ड इस्तेमाल कर दिया। कोई फीमेल है जिसपे मेनोपॉजल वाली एज आ चुकी है, 45-50 साल के आसपास पहुंच चुकी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल मान लीजिए क्लोज हो चुकी है, वहां पर सीजेशन की प्रोसेस हो चुकी है, तो क्या कहेंगे, वो रिप्रोड्यूस हो सकती है? नहीं, रिप्रोड्यूस तो नहीं हो सकती, तो क्या आप उसे नॉन लिविंग कहेंगे? चलिए छोड़िए, फिर बताइए हनी बी वर्कर,
क्या कहेंगे आप उसको? नॉन लिविंग कहेंगे। म्यूल या हिन्नी, इसे आप क्या कहेंगे? नॉन लिविंग कहेंगे। तो जवाब है नहीं, ये तो लिविंग है। तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं होता। बिल्कुल 100 आने सच बात है, वरना कितना अच्छा होता। एक 200 रुपए की नोट और एक 100 रुपए की नोट लगा के तकिए के नीचे सो जाते। सुबह उठते तो कम से कम 150 रुपए तो पैदा हो ही जाते ना कमाने की झंझट, ना टेंशन, एकदम मुक्ति मिल जाती। लेकिन ऐसा कहाँ होता है ना? इसका मतलब कि नॉन लिविंग तो भैया एकदम बात तय है कि रिप्रोड्यूस नहीं करते। लेकिन यह भी बात उतनी ही सच है कि क्या सारे लिविंग रिप्रोड्यूस होते हैं? तो नहीं भाई, सारे लिविंग रिप्रोड्यूस भी नहीं होते। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। आइए साहब, फिर कह रहा कि अच्छा, अगर आप इनमें आप कहें कि सबसे बेस्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होगी, मैं थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूं पिछले चैप्टर को। तो देखिएगा, जो बेस्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है ना, जो बेस्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी अगर यहां से आप देखेंगे, जैसे उसका नाम ले और समझ जाए, ये है मेटाबॉलिज्म। ठीक है ना? बेस्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है बेटे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, और ध्यान रखे मैं इसको क्यों बार बार जो दे रहा हूं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, विदाउट एक्सेप्शन। विदाउट एक्सेप्शन। आइए सर बात करें आगे जरा। ठीक है, तो हमारा जैसे ग्रोथ हो गया, ठीक है, हमारा रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है, कॉन्शियसनेस है, ये भी लिविंग की प्रॉपर्टी है। लेकिन कई सारे केसेस में ऐसा होता है कि मान लिया कोई पेशेंट क्या है, कोमा में चला गया, तो आप क्या कहेंगे उसके? आप लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग कहेंगे? ठीक है, तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो है हमारी। कॉन्शियसनेस भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। सेल ऑर्गेनाइजेशन भी हमारी क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। लेकिन सेल ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको क्या है, बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जो सेल थ्योरी का क्या है, एक्सेप्शन है। उन मामले में सबसे बेहतर हमें डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन सी मिलती है? तो जवाब है मेटाबॉलिज्म। इससे अच्छी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में एक्सेप्शन हो सकते हैं, है ना? जैसे हमने बात की अभी, ग्रोथ की बात की हमने, रिप्रोडक्शन की बात की, इनमें एक्सेप्शन पॉसिबल हैं, है ना? इसलिए इनको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहते। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में भी क्या है, सबसे बेहतर डिफाइनिंग हम प्रॉपर्टी बार बार चिल्ला चिल्ला के क्यों कह रहे हैं मेटाबॉलिज्म में भाई? इसकी वजह क्या है? यहां पे एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी भी नॉन लिविंग में आज तक मेटाबॉलिज्म तो देखने को नहीं मिली है। आइए बात करें आपसे आगे। फिर कह रहा है द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं, यहां लिखा है बात क्या? सेल। ये बेसिक यूनिट है हमारे लाइफ की। अच्छा, द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, है ना, उनके अंदर ये क्या है भैया? सबसे बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल चीज है। ठीक है, अच्छा, ये चाहे यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर हो, ठीक है ना? यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, उसके अंदर क्या है? ये बेसिक यूनिट कैरेक्टर है, समझिए। ये आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, अगर देखें यूनिसेलुलर लिखा, तो यूनिसेलुलर में आप बात करेंगे तो यूनिसेलुलर दो जगह रखे हुए हैं। एक तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब हम देखते हैं तो ये हमें कहां मिलते हैं? मोनेरा के अंदर मिलते हैं, ठीक है ना, प्रोकैरियोट के तौर पे। दूसरा ये हमें कहां मिलते हैं? तो जवाब है भाई, ये हमें मिलते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। वहां भी क्या है? ये यूनिसेलुलर है लेकिन यूकैरियोट है। ठीक है, एक बड़ी लंबी कहानी है अगर हम ओरिजिन की बात करें यहां से, है ना। हम जब एराज की बात करते हैं, है ना, सबसे पहले याद करिए जो सेकेंड एरा है, जिसे हम क्या कहते थे? सेकेंड एरा को आर्कियोजोइक बोलते थे ना। उस आर्कियोजोइक एरा में सबसे पहले कौन सी सेल आती है? हमारी प्रोकैरियोटिक सेल आती है। और उसके बाद प्रोटीरोजोइक में कौन आता है? हमारे सिंगल सेल यूकैरियोट वाले आते हैं, ठीक है ना। तो आइए जरा आगे बात करते हैं। फिर कह रहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, लिविंग होंगे, उनके अंदर कम से कम एक सेल तो होगी ही होगी, ठीक है ना। मिनिमम एक सिंगल सेल होना जरूरी है। अगर मान ले सिंगल सेल हुआ तो भाई हम कहेंगे वो यूनी सेलुलर है। अगर एक से ज्यादा सेल हुआ तो फिर वो मल्टी सेलुलर है। दूसरी बात यहां से एनसीईआरटी क्या कह रही है, डिस्कशन में देखें जरा आप, कह रहा है कि सम आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, है ना। यानी किस बेसिस पे हम बात कर रहे हैं? हमारी बेसिस सिर्फ इतनी है कि अगर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का बना है तो हम कहेंगे वो यूनिसेलुलर है, और अगर ऑर्गेनिज्म क्या है, एक से ज्यादा सेल का बना है, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स का बना है, तो भैया वो फिर मल्टी सेलुलर है। देखें जरा, कह रहा सम आर ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सिंगल सेल
आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये हम जरा अंडरलाइन कर दें आपको। और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो जवाब है हमें मिलेंगे ये दो जगहों पे। कहाँ? तो देखें, सबसे पहले ये तो हमें मिलेंगे मोनेरा में, है ना, ये किंगडम होता है, आगे आपको बताया जाएगा, किंगडम मोनेरा, ठीक है ना, उसमें मिलेगा। किस फॉर्म में? तो भैया ये प्रोकैरियोटिक सेल है। कौन सी सेल भैया? तो जवाब है प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरा क्या है बेटा? ये है किंगडम प्रोटिस्टा। जवाब ये यूकैरियोटिक सेल है। यहां पे जितनी भी सेल आएंगी वो सब की सब यूकैरियोटिक सेल आएंगी। तो एक बेसिक सा डिफरेंस आया प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। यानी हमें नया टारगेट दे दिया है एनसीईआरटी ने कि भाई पढ़ना पड़ेगा आपको कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकैरियोट्स क्या होते हैं, जिन्हें हम अभी आगे आने वाले टाइम में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आइए फिर देखें ना। कह रहा वाइल अदर लाइक अस, अपनी बात कर रहा जैसे हम, कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल। जाहिर सी बात हम किसके बने हैं भैया? तो जवाब है हम ग्रुप ऑफ सेल्स के बने हैं। यानी हमारे पास एक दो नहीं मिलियंस में सेल्स मौजूद हैं, है ना, कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात हुई। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमें कहां कहां मिलते हैं? तो आप इन दोनों को छोड़ दें, प्रोटिस्टा को छोड़ दें और मोनेरा को छोड़ दें। अब बचा किंगडम एनिमालिया, किंगडम प्लांटी और किंगडम फंजाई। किंगडम एनिमालिया, किंगडम फंजाई और किंगडम प्लांटी, इन तीनों जगहों पे हमें क्या मिलते हैं? यूकैरियोट्स मिलते हैं। और वो भी खास बात क्या है? ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां से एनसीईआरटी फिर एक बात आपसे कहती है। एनसीईआरटी कह रही कि भैया सेल क्या है? ठीक है ना, व्हाट इज सेल? तो देखें जरा पहली लाइन, सबसे पहले वो यूनिसेलुलर क्यों कहा था ना, सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेगा, है ना, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि आए भी तो सबसे पहले वो है। तो भैया जो पहले आया पहले बात कर लें उसकी। आइए, कह रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, एनसीईआरटी यहां क्या कह रही है? नंबर 1, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उसका एग्जिस्टेंस कैसा है भैया? तो भैया उसका एग्जिस्टेंस है अकेले रह सकती है। अब इस अकेले रहने से क्या मतलब है? आप भी तो कह सकते हो सर हम भी तो कमरा लेके अकेले रह रहे हैं हॉस्टल में। नहीं भाई, आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं हैं। उसकी वजह बताते हैं, क्या देखें, एक छोटा सा एग्जांपल हम यहां लेके चल रहे हैं आपको समझाने के लिए। जैसे मान लें अमीबा है, अमीबा, ये अमीबा कैसी है भैया? तो जवाब है कि ये यूनिसेलुलर क्या है? यूकैरियोट है। क्या है ये? यूनिसेलुलर यूकैरियोट। यू का मतलब होता है ट्रू या वेल डिफाइंड, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी हम जिसकी बात करने जा रहे हैं इसके पास न्यूक्लियस है। कैसा? बढ़िया वाला, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसके पास मौजूद है, न्यूक्लियोलस भी है। आइए साहब, ठीक है, अमीबा यूनिसेलुलर यूकैरियोट। ठीक है, अब बात यह आती है कि जिसे कि सिंगल सेल है, ठीक है, तो ये क्या करती है? यहां के रेफरेंस में देखेंगे तो ये डाइजेशन भी कर रही है, ये एक्सक्रीशन भी कर रही है, ये रिप्रोडक्शन भी कर रही है। ठीक है, ठीक, ये ग्रोथ भी कर रही है। ठीक है, यानी जितना एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में जो जो चीजें परफॉर्म करता है वो एक सिंगल सेल कर रही है यूकैरियोटिक। डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सक्रीशन, है ना, इस सारी परफॉर्मेंस को दे रही है। यानी जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो सकते हैं वो एक सिंगल सेल कर रही है। अब एक बात बताएं आप, क्या इसको एक्सक्रीशन करने के लिए एक सिंगल सेल की है तो क्या किडनी की जरूरत है? तो आपने कहा नहीं, किडनी की काहे जरूरत होगी भाई, किडनी तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये सिंगल सेल का बना हुआ है। क्या इसको दूसरे अमीबा की जरूरत है डाइजेशन कराने के लिए? तो जवाब है नहीं, ये खुद ही कर लेगी अपना सारा काम, भले ही सिंगल सेल क्यों ना हो, ये सारा काम खुद ही अंजाम दे सकती है। ठीक है, हम अपनी बात कर लें, कह दो भैया ऐसा है
कि हम भी अपना काम खुद कर लेते हैं। बोले कैसे? कहते हम तो किचन में खाना बना लेते हैं। बोले वेरी गुड। अच्छा, बोले किससे बनाते हैं? तो बोलो आलू लेके आते हैं। तो डिपेंडेंसी हुई कि नहीं? आलू पे, टमाटर पे, बैगन पे डिपेंडेंसी हुई। ये सारा काम तो खुद ही कर ले रही है। अच्छा, क्या हमारा हार्ट जो है वो हमारे लीवर पे या हमारे स्टमक पे डिपेंड है कि नहीं है? भैया अगर डाइजेशन के थ्रू, है ना, क्या है, न्यूट्रिएंट नहीं आएंगे तो ये तो भैया जवाब दे देंगे, कहीं हम तो काम ना करने रहे। ठीक है, हमारे अच्छा मान लो कि क्या है, अगर हमारी बॉडी में ऐसा हो जाए कि हमारा किडनी और हमारा लंग्स लड़ाई कर लें, मार होगी दोनों में, वो बोला कि तुमको हम नहीं देखेंगे, वह तुमको हम नहीं देखना चाहते, बताइए पॉसिबल है? हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। क्यों? हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेशन चलता है, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन पे डिपेंड है। हमारे यहाँ सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, माउस से लेकर के एनस तक, लीवर से लेकर पैंक्रियास तक, समझिए आप। ठीक है ना? आप कहते हैं ना छोटी इंटेस्टाइन और बड़ी इंटेस्टाइन, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, सब मिलके काम कर रहे हैं। तो हमारे यहां एक की डिपेंडेंसी दूसरे के साथ में है। जबकि अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा भाई, तो वो क्या करेगा? अगर आराम से सिंगल सेल, क्या है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो अपनी लाइफ आसानी से गुजार सकती है। ठीक है, आगे देखें जरा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या लिखा है? परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। देखा आपने, जितनी फिजियोलॉजिकल फंक्शन थी वो सिंगल सेल कर रही थी। जबकि हमारे केस में क्या था? हमारे केस में उस फिजियोलॉजिकल फंक्शन को करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म या कम से कम टिश्यूज मौजूद हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट इन लिविंग। कह रहा कि कम से कम यार कि सेल के पास इतनी चीजें तो हैं कि वो क्या कर रहा है कि अगर एक सेल से कम हुई तो काम कर ही नहीं सकती। वो डाइजेशन कैसे करेगी, ग्रोथ कैसे करेगी, डेवलपमेंट कैसे करेगी, रिप्रोड्यूस कैसे होगी? यानी कम से कम मिनिमम एक सेल चाहिए, उससे कम पे समझौता नहीं। यानी हमारी लिमिट कितनी है? तो कम से कम एक सिंगल सेल की हमारी लिमिट है तो है। ठीक है, आइए सर आगे बात करें। आगे कह रहा हेंस, देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया गया है। कह रहा सेल इज द फंडामेंटल, ये आपकी डेफिनेशन है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी धरती पे जो भी जिंदा है उनके अंदर क्या है? कम से कम एक सेल तो होगी ही, क्योंकि सेल क्या है? हमारी फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है जो हमारी बॉडी में फंक्शन को करा रही है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं जरा। ठीक है, आइए देखिए, डिस्कवरी ऑफ सेल की बात कर रही है एनसीईआरटी। चलिए साहब जरा हम डिस्कवरी की बात करते हैं आपसे। देखें, यहां बात हो रही है रॉबर्ट हुक। और देखिए जनरली आपसे कहा नहीं जाएगा कि आप ईयर याद करिए, लेकिन कुछ जगहों पे आपको याद करना बेहद जरूरी है। ठीक है, ठीक है। रॉबर्ट हुक, इनके बगल में लिखा हुआ 1665। ठीक है, कहां के हैं ये? ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं। कह रहा है ऑब्जर्व थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। अब ये कॉर्क क्या होती है? देखें, होता क्या है कि जो अच्छे किस्म की वाइन आती है, पीना नहीं है खाली बता रहे हैं, अच्छे किस्म की जो वाइन आती है उसके ऊपर आपने देखा होगा एक लकड़ी का छोटा सा स्टॉपर लगा होता है, रख करके उसको प्रेस कर दिया जाता है, वो एक्चुअल में कॉर्क होता है। कॉर्क क्या है? सॉफ्ट होता है थोड़ा। ठीक है ना? अब जाहिर सी बात है कि इनको कॉर्क कहां से मिला होगा, तो रॉबर्ट हुक जाने कहां से इनको कॉर्क मिला था, है ना? तो ये कॉर्क लिया इनका। ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम है भैया क्वेर्कस सुबर। एक बात समझिएगा जरा, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्वेर्कस सुबर है क्या, तो कॉर्क है क्वेर्कस सुबर, या इसको नॉर्मल लैंग्वेज में ओक भी कहा जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रहा है, इसका मतलब इन्होंने माइक्रोस्कोप अपना खुद का बनाया था। ये इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोस्कोप खुद का बनाया था। आप सोचिए आज कब की बात हो रही है? 1665, करीब करीब 450 साल पहले, 375 ईयर कम से कम मिनिमम के आसपास होगी, इन्होंने उस जमाने में माइक्रोस्कोप बनाया था। सोचिए कितने पढ़े लिखे आदमी होंगे। तो इन्होंने देखा क्या, जरा मैं इस पे बात करता हूं। इन्होंने क्या किया, मैं साइड में लिख रहा हूं, थोड़ा सा देखें आप जरा। इन्होंने लिया कॉर्क, दूसरा काम किया कि इसकी थिन स्लाइस कट की, थिन स्लाइस कट की, और क्या किया भैया इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ये लो,
फिर क्या दिखा, तो इनके अपने कुछ ऑब्जर्वेशन आए वहां पे, ऑब्जर्वेशन आए। क्या ऑब्जर्वेशन आए, तो इनको कुछ ऐसे भैया हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। जैसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं ना, उसे हम हनी कॉम कहते हैं या हनी हाइव्स कहते हैं छत्ते को। तो ये हनी कॉम लाइक या हनी हाइव्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए। इनको इन्होंने नाम दिया सेला। क्या नाम दिया भाई, तो जवाब है सेला, सेल नहीं कहा। ये बाद में यही सेल, अच्छा इस सेला का शाब्दिक अर्थ क्या, मतलब क्या होता है शाब्दिक, तो इसका भैया जो शाब्दिक जो मतलब है वो होता है लिटिल रूम, छोटे छोटे कमरे। और बाद में यही सेला क्या कहलाया, सेल। अब दो तीन बातें दिमाग में आ रही हैं, जरा मैं उनकी बात करूं कि रॉबर्ट हुक साहब ने क्या देखा, तो आपने कहा सेल देखा। चलो मैं यहां लिख दे रहा हूं कि ठीक है भैया सेल देखा, ठीक है। क्या ये लिविंग सेल है, तो जवाब है नहीं, ये डेड सेल है। चलिए मैं यहां भी लिख देता हूं। तीसरी बात, ये डेड सेल है तो इसके पास मौजूद क्या होगी, सिर्फ इसके पास सही मायने में एक्चुअल में सेल वॉल ही बची होगी। तो ये एक्चुअल सेल वॉल थी, एक्चुअल में क्या थी, ये सेल वॉल थी, ठीक है। तो क्या था, ये सेल खोजी इन्होंने, डेड सेल थी, और एक्चुअल में क्या थी, ये सेल वॉल थी। लेकिन सेल की डिस्कवरी तो हो चुकी। इस काम के लिए, है ना, आज इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। क्या जवाब है भैया, आज के समय इन्हें हम क्या बोलते हैं, सम्मान के तौर पे इन्हें हम फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, है ना, सेल के पापा, ठीक है, जैसे रिंकिया के पापा होते हैं ना, ऐसे सेल के पापा, ठीक है। फिर कह रहा है ही सॉ हनी कॉम लाइक या हनी हाइव्स लाइक स्ट्रक्चर नेम्ड इट सेला, और देखिए ब्रैकेट में सेल लिखा हुआ है, ठीक है ना, वो मैंने समझाया कि ऐसा क्यों। फिर कह रहा है ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू सी द सेल, ठीक है, डेड सेल, और एक्चुअली में क्या देखा इन्होंने भैया, सेल वॉल, ठीक है। ही पब्लिश्ड ऑल द स्केचेस, बड़ा इंपॉर्टेंट था, इनकी एक बुक थी, उसका नाम था माइक्रोग्राफिया। एक्चुअल में उस जमाने में आप सोचें कि जिस जमाने में क्या है, कापी कलम मिलती नहीं, उस जमाने इन्होंने लिखा, तो एक्चुअल में स्केच डायग्राम बनाए थे, जो उनकी ऑब्जर्वेशन थे, उन्होंने उस किताब में लिखा था। यानी किताब का नाम इंपॉर्टेंट है, देखें भाई, माइक्रोग्राफिया, ठीक है, बुक का नाम, उसके अंदर स्केच डायग्राम मौजूद थे। फिर लिखा ही इज नोन एज फादर ऑफ साइटोलॉजी। यहां एक बात और हो रही है, इन्हें हम फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। फिर एक बात नीचे लिखती है, यहां पे लिखा है कि फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन है, तो वो है सीपी स्वानसन साहब। सीपी स्वानसन साहब, एक बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है, तो यहां नोट करके दे दिया गया। तो आपको यहां से क्या क्या ध्यान रखना है, इस पैरा से आपको ध्यान रखना है कि ये डेट याद रखनी है 1665, रॉबर्ट हुक याद रखेंगे हम, क्वार्क और क्वेकर सुबर याद रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने क्या खोजा, सेल, डेड सेल और एक्चुअल में सेल वॉल ध्यान रखेंगे। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। इन्होंने क्या देखा, तो छोटे छोटे कमरे दिखाई दिए इनको, जिसको हम इन्होंने क्या नाम दिया, सेला नाम दिया। और आज ये सेला बिगड़ती बिगड़ती क्या हो चुकी है, जिनको हम सेल कहते हैं, ठीक है ना। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम इससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब आप यहां पे हम लोगों ने डेड सेल की बात तो हो चुकी थी। अब थोड़ा हम आपसे बात करेंगे कि सबसे पहली बार लिविंग सेल किसने देखी। आइए सर थोड़ा डिस्कस करते हैं कि सबसे पहली बार लिविंग सेल किसने देखी। तो देखिए जरा, इनका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक साहब, ठीक है। इससे पहले बात हो रही थी डेड सेल की, लेकिन अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि एक्चुअल में सबसे पहली बार लिविंग सेल किसने देखी। तो पहली बार सबसे पहले लिविंग सेल देखने का क्रेडिट जाता है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक साहब। नाम देखिए कितना टेढ़ा है इनका, है ना, एक बार में स्पेलिंग नहीं लिख पाएंगे आप। अच्छा हम लोग खोजे होते तो क्या कहते हैं कि लिविंग सेल वॉज डिस्कवर्ड बाई राजू, गुड्डू, पप्पू, मुन्नू, कुछ ना कुछ नाम तो दे ही देते हैं ना। लेकिन अभी क्या है भाई, काम तो इनका है तो नाम तो इनको देना पड़ेगा। तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक टफ नाम है, लेकिन क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा ही। फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लाइव सेल, पहले जिंदा सेल को इन्होंने देखा और उसके बारे में इन्होंने डिस्क्रिप्शन दी आगे, ठीक है। आगे देखिए, एक बार क्वेश्चन आया, एफएमसी का सवाल था बहुत पहले, कि इन्होंने बैक्टीरिया देखा था, इन्होंने पॉलन ग्रेन देखा था, स्पर्म देखा था, ओवम देखा था।
छोटी छोटी चीजें देखी इन्होंने काफी, है ना। तो ये आया कि बैक्टीरिया सबसे पहले कहां देखा था, तो ये बात आई थी रेन वाटर में, बारिश के पानी में, रेन वाटर में इन्होंने बैक्टीरिया ऑब्जर्व किया था। ठीक है, आइए साहब, रेन वाटर, ठीक है। फिर कह रहा है, एक नाम है रॉबर्ट ब्राउन साहब। देखें, आपको दो चीजें यहां रखनी है, एक रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है ना। हुक साहब को क्रेडिट किसके लिए जा रहा है? हुक साहब को क्रेडिट जा रहा है सेल को, और ब्राउन साहब को क्रेडिट जा रहा है किस लिए? न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए। तो हमारे टीचर जब हमें पढ़ाया करते थे तो याद करते थे, ऐसे बुलाए, कोई भूल जाते थे हम लोग भी, तो कहते थे रॉबर्ट नुकीले, है ना, हुक नुकीले, और रॉबर्ट भूरे, भूरे मतलब ब्राउन। तो कुछ ऐसे ही हम लोग याद करते थे। तो भूरे साहब ने न्यूक्लियस खोजा था और नुकीले साहब ने क्या खोजा था? सेल खोजा था। ठीक है, डिस्कवर द न्यूक्लियस, ये करीब बात थी 1831 के आसपास की। आइए साहब, फिर कह रहा है कि द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, ठीक है, एंड इट्स इंपॉर्टेंट लीडिंग टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये लो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। जरा बात समझिएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मैं 1 मिनट बात करूंगा यहां से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है ये? तो हमारे पास सबसे बेस्ट मेथड है किसी चीज को सबसे ज्यादा बड़ा करके पढ़ने का, है ना। कोई छोटी सी छोटी चीज हो, हम उसको लाखों गुना बड़ा कर सकते हैं इनकी मदद से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जैसे किसी की अच्छाइयां होती हैं तो वैसे उसकी कुछ ना कुछ बुराइयां भी होती हैं, तो पहले अच्छाइयों पर बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आप कहते हैं ना इसका रिजॉल्विंग पावर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ये क्या करता है? किसी चीज को जूम कर सकता है। ठीक है, अच्छा, किसने खोजा था? तो दो लोग हैं भाई, इनका नाम है नॉल एंड रस्का। ठीक है, नॉल एंड रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोजा। फिर बोला कि डिमेरिट क्या थी इसकी? क्योंकि इसमें हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यहां से ट्रांसफर होता है भैया हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये अपने साथ में एनर्जी भी कैरी कराता है, जिस वजह से क्या होता है कि अगर हम कोई लिविंग सेल लें तो भैया इस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो लिविंग सेल क्या हो गई? डेड। ये लो, एक और आफत। पढ़ने गए थे फिजियोलॉजी और लिविंग सेल को क्या कर दिया? क्रियाक्रम करा के चला, डेड करा दिया उसको। तो फिर क्या करें? ना पढ़ें? नहीं, एक और तरीका हमारे पास है, उसका नाम है भाई फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ठीक है। बोले ये का ये उतना जबरदस्त तो नहीं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तरह, उतना बड़ा तो फिगर नहीं कर पाता, लेकिन हां अच्छा ये है कि ये लिविंग सेल को लिविंग बनाए रखता है। तो सवाल आता है कि लिविंग सेल को अगर देखना है लिविंग आखिर तक, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो भाई ज्यादा बेटर है इस्तेमाल करना फेज कंट्रास्ट, ठीक है ना। तो लिविंग सेल के ऑब्जर्वेशन के लिए हम क्या करते हैं? इनका इस्तेमाल करते हैं। फिर एक टर्म आता है कि जैसे इसका नाम है ये देखिए जरा, इनडिस्पेंसिबल टूल। सर जी साहब, ये क्या टर्म है? इनडिस्पेंसिबल टूल, यानी एक ऐसा टूल जिसके बिना आप, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, एक ऐसा टूल जिसके बिना आप क्या नहीं पढ़ सकते? साइटोलॉजी के बारे में सोच ही नहीं सकते। उसे हम क्या कहते हैं? इनडिस्पेंसिबल टूल कहते हैं। और वो इनडिस्पेंसिबल टूल है क्या साइटोलॉजी में? तो भैया ये वही है माइक्रोस्कोप। ये है माइक्रोस्कोप, कि अगर आपको साइटोलॉजी पढ़ना है तो आपके पास माइक्रोस्कोप होना ही चाहिए किसी भी हालत में, तभी आप सेल को जूम करके पढ़ सकते हैं, उसके बारे में कंटेंट को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जैसे कि आप अगर क्या है, आप बायोटेक पढ़ रहे हैं और आपके पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं है, तो आप कैसे चीजें हटाएंगे, जोड़ेंगे, कैसे करेंगे? तो वहां पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आ रही क्या है? वहां पे इंडिस्पेंसिबल टूल है। ऐसे यहां पे क्या है? ये माइक्रोस्कोप क्या है? साइटोलॉजी के लिए क्या है? इंडिस्पेंसिबल टूल कहलाता है ना। तो पूरा क्या है, क्या यहां पे? इंडिस्पेंसिबल टूल ऑफ साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, ठीक है। फिर कह रहा है कि ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या डिटेल हमें यहां से मिल रही है। चलिए साहब,
फिर आप यहां से एक चीज देखें, इंफॉर्मेशन आके निकल के आ रही है कि दो डेफिनेशन यहां पे दी हुई है। एक तो कहा है वो साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी कि ठीक इतनी बात पढ़ लिए हैं तो थोड़ा साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन तो हो जाना चाहिए हम लोगों को। तो कह रहा है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स कंटेंट नोन एज साइटोलॉजी, कि हमें क्या देखना है, सेल को देखना है और साथ ही साथ सेल के कंटेंट को देखना है कि सेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, है ना, सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेल मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस कैसा है, वैक्यूल है या नहीं है, या बाकी चीजें, इन सब के बारे में हमें डिस्कस करना है। इन सब को मिला के हम कहते हैं साइटोलॉजी, ठीक है ना। सेल की स्टडी और सेल के कंटेंट की स्टडी मिला जुला के कहते हैं साइटोलॉजी। फिर एक टर्म आता है बेटा सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या है, कह रहा है कि द स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट इंक्लूडिंग, ये अब ध्यान सुनिएगा कि सारे एस्पेक्ट हम सेल से रिलेटेड जो कुछ भी है सेल का वो हम पढ़ेंगे। जैसे सेल का स्ट्रक्चर, चलिए भैया, उसकी बायो केमिस्ट्री, उसका डेवलपमेंट कैसा है, ठीक है, उसकी ग्रोथ कैसी है, उसमें जेनेटिक्स कैसी चल रही है ना, ठीक है, सब कुछ मिला लें आप, जितने भी एस्पेक्ट सेल को लेकर के हो सकते हैं वो सब कुछ मिला लें, तब वो कहलाती है सेल बायोलॉजी, ठीक है। इसके बाद देखें, यहां पे साइटोलॉजी होगी और सेल बायोलॉजी। अब एक सवाल है यहां से, मैं पूछूं साइटोलॉजी बड़ी ब्रांच है या सेल बायोलॉजी बड़ी ब्रांच है, तो आप कहेंगे ना सेल का स्ट्रक्चर, ये याद तो गया, सेल का स्ट्रक्चर, उससे कंटेंट पढ़ लेना, क्या है ये, सेल बायोलॉजी है, ये साइटोलॉजी है। इसका मतलब साइटोलॉजी क्या है, किसका पार्ट है, सेल बायोलॉजी का ही एक पार्ट है, ठीक है। इसके बाद देखिए बेटा, नया टॉपिक आता है हम लोगों का। मुझे लगता है कि जहां तक अभी ये जो हम लोगों ने पढ़ा है सेल की डिस्कवरी से रिलेटेड बातें, ये आपको समझ में आ गई होंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और एक नया टॉपिक आ रहा है सेल थ्योरी, ठीक है ना, जिसे हम नए वीडियो लेक्चर में आपको हम जो है पढ़ा रहे होंगे सेल बायोलॉजी को, इसको सेल थ्योरी को। तो बस वेट करिए नए वीडियो लेक्चर के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।